नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन के सेक्शन मायापुरी में आपका स्वागत करता हूं। साल 1939 की पुकार और 1940 की औरत के बाद आज मायापुरी का एपिसोड नंबर 3, जिसमें होंगी बातें साल 1941 की सोहराब मोदी की मेगा हिट फिल्म बिग बजट सिकंदर की। वो लाल गाउन वाली स्त्री कहानी संग्रह ऑनलाइन उपलब्ध भारत में पोथी.com पर, भारत से बाहर lulu.com पर। लिंक्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। सिकंदर ये कहानी है ईसा पूर्व 327 के मैसिडोनिया के महान योद्धा सिकंदर अर्थात अलेक्जेंडर की। मैसिडोनिया यानी यूनान, जिसे आज हम ग्रीस के नाम से जानते हैं। ये कहानी है दुनिया को जीतने की चाह की, सीमा विस्तार की, युद्ध की, प्रेम की और धोखे की। ये कहानी है पश्चिमी भारत के तत्कालीन महाराजा पुरु अर्थात पोरस के साथ सिकंदर के टकराव की। विश्व विजेता बनने का ख्वाब पाले सिकंदर फारस यानी आज के ईरान को फतह करके वहां अपना डेरा डाल चुका है। उसके साथ है लाखों की फौज, हाथी, घोड़े और गुरु एरिस्टोटल, जिन्हें हम देसी जुबान में अरस्तु कहते हैं। रथ पर सवार होकर अरस्तु का आना, उनके स्वागत में रास्ते के दोनों तरफ सैनिकों की बेहिसाब भीड़। अरस्तु सीढ़ियां चढ़कर मंच पर पहुंचते हैं, तशरीफ को आसन पर टिकाते हैं और बगल की कुर्सी को खाली देखते ही आग बबूला हो जाते हैं। ऐसी जुर्रत। आज उनका सार्वजनिक भाषण है और सिकंदर लापता। अरस्तु का ऐलान, तकरीर कैंसिल। अलेक्जेंडर कहाँ है? सिकंदर अपने महल में है और दुनिया को फतह करने में वो लुत्फ कहाँ जो किसी कमसिन के हाथों मिली शिकस्त में है। सो पहलवान नुमा सिकंदर बला की खूबसूरत फारसी कन्या रुखसाना की बेपनाह मोहब्बत में खोया हुआ है। उसके हाथों मिली शिकस्त में दिल गंवा बैठा है और रुखसाना को नया नाम दे चुका है, रॉक्सेना, उस्ताद जी ठेंगे पर। पहलवान की आदत है कि वो जिस किसी से प्रभावित होता है, जिसे पसंद करता है, जिससे प्यार करता है, उसके नाम का सत्यानाश कर देता है, जैसे अच्छे भले रुखसाना का रॉक्सेना। सिकंदर प्रेम के डोलते हिंडोले में कोमलांगी रुखसाना के संग पींगे बढ़ाने में मस्त और व्यस्त है। किसी किशोर किसी उसकी उछल कूद, शर्माई इठलाई से उन्मुक्त हंसी, अथाह प्रेम में खदबदाती उच्छृंखल हरकतें लगातार जारी हैं कि अचानक ही आग के गोले में तब्दील उस्ताद जी प्रकट होते हैं और शागिर्द पर धारा प्रवाह लेक्चर की बौछार कर देते हैं। अगर तू दुनिया को फतह करना चाहता है तो पहले अपने आप को फतह कर, और अगर अपने आप को फतह करना चाहता है तो औरत की दुनिया से बचकर रहे। जो मर्द औरत की दुनिया में जाता है वो बर्बाद हो जाता है। उस्ताद जी की डायलॉग डिलीवरी हरे कुर्ते वाले प्रवक्ता की याद दिलाती है। ये तमाम घटनाक्रम रॉक्सेना की अनुपस्थिति में घटित होता है और उस्ताद जी शागिर्द का ब्रेन वॉश करके फौरन 9-2-11 हो जाते हैं। तभी रुखसाना प्रकट होती है। उसके हाथ में फूलों से सजा हुआ कुकर का रबर है। उस अति सुंदर वस्तु से वो सिकंदर पहलवान के सर पर सौंदर्य के 4 चांद लगाने को होती ही है कि सिकंदर बिदक जाता है। वो उस्ताद जी का डायलॉग रिपीट करता है और कोमलांगी की मोहब्बत को ठुकरा कर रफू चक्कर होना ही चाहता है कि कोमलांगी डबल बिदक जाती है। वो पहलवान का हाथ पकड़कर कहती है, तेरे उस्ताद की असलियत तो मैं दिखाऊंगी, कल उसके बाग में आइयो। अगली सुबह उस्ताद जी का बाग यकायक रुखसाना की स्वर लहरियों से गूंज उठता है। उठ जाग जवानी आती है, उठ जाग, उठ उठ दरवाजा खोल जरा, कुछ देख जरा, कुछ बोल जरा, कुछ हंस ले, कुछ गा ले, कुछ अपना रंग जमा ले। उस्ताद छुप छुप कर खिड़की से झांकता है। बहुत कोशिश करता है खुद को रोकने की, लेकिन कदम बाग की ओर उठ ही जाते हैं। रुखसाना के जादू ने उसे मदहोश कर डाला है। यूनान की अपनी मोहब्बत को याद करते हुए वो कहता है, वो मर गई और हम भरी जवानी में बूढ़े हो गए। रुखसाना उस पर डोरे डालती है, प्रेम जाल फेंकती है और फिर उसे घोड़ा बनने को कहती है। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। पहले तो उस्ताद जी ऐसी ऊटपटांग हरकत करने को तैयार नहीं होते, लेकिन मोहब्बत भरा उल्हाना सुनकर जैसे ही हाँ करते हैं, रुखसाना खुशी में जोर जोर से ताली बजाती है। उस्ताद जी को नहीं पता कि ये ताली नहीं बल्कि सिकंदर को बाग में आने का इशारा है। और फिर
मोहब्बत के जाल में फंस चुके उस्ताद जी के गले में दुपट्टा डालकर रुखसाना उसे घोड़ा बनाकर पूरे बाग का चक्कर कटवाती है। देख देख कर घोड़ा मेरा दुनिया है हैरान, बांका छैल छबीला मेरा मैं इस पर कुर्बान, जरा चल फर फर फर। आगे आगे घोड़ा और दुपट्टे की लगाम थामे पीछे पीछे रुखसाना, और तभी सिकंदर का अवतरण और घोड़ा बने उस्ताद जी का रंगे हाथों पकड़ा जाना। लेकिन उस्ताद जी तो उस्ताद जी है। सिकंदर को देखते ही वो पलटी मार जाता है। कहता है, अगर औरत मेरे जैसे बुढ़े को बेवकूफ बना सकती है तो तुझ जैसे को क्या न बना देगी। अगर औरत बुढ़ापे को शराब पिला देगी तो तुझ जैसी जवानी पर क्यों न जादू कर देगी। इसलिए सबक सीख, उम्र भर काम आएगा। और फिर उस्ताद जी आधे रास्ते यानी फारस से ही अपने मुल्क मैसिडोनिया यानी यूनान लौट जाते हैं। सिकंदर पर चढ़ा उस्ताद जी का रंग कतई नहीं उतरा है। वो रुखसाना से वादा करता है कि जब तक वो हिंदुस्तान को फतह नहीं कर लेगा, रुखसाना को अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। और फिर अपना डेरा उठाकर लश्कर के साथ हिंदुस्तान की तरफ कूच कर जाता है। गाते बजाते, हवा में तलवारें लहराते, जिंदगी है प्यार से प्यार में बिताए जा, हुस्न के हुजूर में अपना सर झुकाए जा। ये समूह गीत अपने दौर का एक बिग हिट था, जिसे आम लोग अक्सर गाते गुनगुनाते नजर आते थे। सिकंदर की फौजें सिंध को पार करके झेलम के पश्चिमी किनारे पर आ पहुंची हैं। झेलम के उस पार यानी पूर्वी किनारे से महाराजा पुरु का राज्य शुरू होता है। उन्हें सिकंदर के आने की सूचना मिलती है और साथ ही ये भी पता चलता है कि पड़ोसी दुश्मन देश के राजा आम्बी सिकंदर के खेमे में चले गए हैं। महाराजा पुरु के साथ मौजूद उनके बेटे समर और अमर प्रण करते हैं कि सिकंदर को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। राजा आम्बी की बहन प्रार्थना सिकंदर के सामने घुटने टेकने के आम्बी के फैसले के खिलाफ है। भाई को समझाने की उसकी हर एक कोशिश नाकाम हो जाती है तो वो उससे तमाम रिश्ते तोड़कर पुरु के पास चली जाती है और जाते जाते अपने भूतपूर्व हो चुके भाई को एक जोरदार नमस्कार कहती है। आम्बी के बिना लड़े ही हथियार डालने पर सिकंदर बहुत खुश है। ये भारत पर उसकी पहली जीत है। लेकिन अचानक ही रुखसाना भारत में, ये यहां कैसे पहुंची? 2500 सालों से ये एक रहस्य ही बना हुआ है कि सैकड़ों मील पहाड़, पठार, जंगल, रेगिस्तान, नदी नालों और झाड़ झंखाड़ को लांघती फलांगती रॉक्सेना एकाएक भारत में कैसे प्रकट हुई? बस्ती में उत्सव का माहौल है। आज राखी का त्योहार है, नाच गाना चल रहा है। सुखमणि बस्ती वालों के बीच गा रही है, हो सावन के दिन आए रे, सावन के दिन आए रे, मंगवा दे चुनरिया, हो बैरन साज सजाए रे, बैरन साज सजाए रे, मंगवा दे चुनरिया। उधर आम्बी की भूतपूर्व बहन प्रार्थना पुरु के कहने पर उनके बेटों की बहन बनने के लिए महल के बागीचे में पहुंचती है तो बजाय राखी बांधने के वो ज्येष्ठ पुरु पुत्र समर की नैन मटक्की बन जाती है। सिकंदर की रॉक्सेना पुरु को राखी बांधती है और बहन बनकर उसके गले पड़ जाती है। नया नवेला भाई गले पड़ी के नाम एक महल अलॉट कर देता है। गले पड़ी साफ दिल की है, बिना लाग लपेट के वो भैया को बता देती है कि मैं यहाँ अपने सिकंदर को किसी भी खतरे से बचाने के लिए अवतरित हुई हूँ। महाराजा पुरु युद्ध की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उनकी विजय के लिए पूरे देश में प्रार्थनाएं हो रही हैं। जीते देश हमारा, जुग जुग जीते देश हमारा, जीते देश हमारा, दोनों का नाम ऊंचा रख, जीते देश हमारा, देश हमारा। इन गवैयों में सुखमणि और होने वाली बहू यानी बेटे समर की नैन मटक की प्रार्थना भी शामिल है। लेकिन प्यारी बहना की हालत सांप छछूंदर वाली है। सिकंदर की जीत की कामना करे तो भैया गया, और प्यारे भैया की जीत की कामना करे तो सैया गया। बरसात का मौसम, सिकंदर के खेमे में हड़कंप कि दरिया कैसे पार करे। आम्बी मदद के लिए आगे आता है और अब सिकंदर की खुशी का कहर आम्बी के नाम पर टूट पड़ता है। उसे नया नाम मिलता है आम्फिस। अपने साथियों दरबारियों के लाख मना करने के बावजूद सिकंदर यूनानी दूत के भेष में पुरु के दरबार में पहुंचता है। वो पुरु के नाम सिकंदर का पत्र लेकर आया है। दूत को देखकर दरबार में मौजूद रॉक्सेना का गजब का लाउड रिएक्शन। पुरु की जानिब बढ़ा सिकंदर का दोस्ती का हाथ। सिकंदर प्यार मोहब्बत चाहता है, वो खून खराबा नहीं चाहता। वो चाहता है कि पुरु भी प्रेम पूर्वक आम्बी और
उर्फ आमफिस की गति को प्राप्त हो जाए। पुरु की जबरदस्त डायलॉग बाजी। वो दूत से कहते हैं कि अपने राजा से जाकर कहो हम युद्ध के मैदान में मिलेंगे। दूत भी डायलॉग पर डायलॉग मारता है, जबरदस्त बहस। और फिर पुरु कहता है क्योंकि हमारे राज दरबार में यूनान का राजदूत नहीं बल्कि खुद सिकंदर खड़ा है। तमाम दरबारियों और उपस्थित सैनिकों की मुट्ठियां तलवारों के हत्थों पर कस जाती हैं, लेकिन महाराजा पुरु उन सभी को युद्ध धर्म की याद दिलाकर सिकंदर महान के दूत सिकंदर को बाइज्जत लेकिन बैरंग वापस भेज देते हैं। रात का समय, भारी बारिश और आंधी तूफान, दरिया उफान पर, और इस जानलेवा मौसम में सिकंदर के आदेश पर उसकी घुड़सवार सेना की एक टुकड़ी दरिया पार करके महाराजा पुरु के राज्य में घुस आती है। महाराजा को सूचना मिलती है तो वो बेटे राजकुमार अमर को हमलावर सैन्य टुकड़ी का सामना करने के लिए भेजते हैं। दोनों सेनाओं में जबरदस्त भिड़ंत, मारकाट, तीरों की बौछार, लाशों का गिरना और उस लड़ाई में राजकुमार अमर का शहीद हो जाना, राजमहल में, राज दरबार में दुखों के पहाड़ का टूट पड़ना। महाराजा पुरु सबको हिम्मत बंधाते हैं और युद्ध के लिए तैयार होने को कहते हैं। महारानी सरिता रानी रोते रोते कहती हैं, अच्छा तो अब नहीं रोऊंगी, और ये प्रण करते ही वो रो पड़ती हैं। महाराजा पुरु रणभूमि की ओर प्रस्थान करने से पहले रॉक्सेना बहन से भी विदा लेते हैं। रॉक्सेना का निवेदन, सिकंदर जिंदा रहे, पुरु का वादा मेरे हाथ से नहीं मरेगा। रणभूमि में सिकंदर और पुरु की सेनाएं आमने सामने, पुरु हाथी पर, सिकंदर घोड़े पर। पुरु भाला फेंकता है, भाला सिकंदर को लगता है, सिकंदर घायल, जमीन पर चारों खाने चित। पुरु उस पर अगला वार करने को होते ही हैं कि एकाएक उनके कानों में प्यारी बहनों को दिया वचन गूंज उठता है, सिकंदर मेरे हाथ से नहीं मरेगा। और इन पलों में सिकंदर को फिर से घोड़े पर सवार होने का मौका मिल जाता है। पुरु पर तीरों की बौछार होती है और वो बुरी तरह घायल हो जाते हैं। अंततः सिकंदर की फतह। सिकंदर का दरबार, तमाम दरबारियों और सैनिकों के बीच आमफिस आम्बी भी बेशर्मी से एक और कुर्सी पर लटका हुआ सा है। सिकंदर के भाषण नुमा उद्गार, साथियों और सैनिकों का धन्यवाद, अलेक्जेंडर और यूनान जिंदाबाद के नारों के बीच पुरु को सिकंदर के सामने लाया जाता है। दर्शकों के लिए डायलॉग बाजी का लुत्फ उठाने का एक और बेहतरीन मौका। सिकंदर और पुरु के बीच गर्मा गर्म बहस, एक और सिकंदर की विजयी मुस्कान तो दूसरी ओर महाराजा पुरु का गजब का आत्मविश्वास। सिकंदर को वो ओछा और शेखे खोर तक कह डालते हैं, सिकंदर हम आपकी बेखौफी से खुश हुए, फरमाइए आपके साथ कैसा सलूक किया जाए। महाराजा पुरु जैसा एक बादशाह को दूसरे बादशाह के साथ करना चाहिए। रणभूमि का विजेता सिकंदर डायलॉग बाजी के इस मुकाबले में महाराजा पुरु के सामने चारों खाने चित्त हो जाता है। वो आदेश देता है, महाराज पुरु के ये दोनों जवाब सुनहरे हरफों में लिखकर हमारे खजाने में रखे जाएं। जब हम यूनान जाएंगे तो अपने लोगों को दिखाएंगे कि दुनिया में ऐसे आदमी भी हैं जो लड़ाई हारते हैं, हिम्मत नहीं हारते और जिनके बच्चे भी मौत के मुंह में जाने से गुरेज नहीं करते। सिकंदर महाराजा पुरु की हिम्मत और बहादुरी से इस हद तक प्रभावित है कि वो महाराजा पुरु को, उनके साथियों को, उनके सिपाहियों को और उनके देश को आजाद कर देने की घोषणा करता है और साथ ही साथ अपनी इस विजय यात्रा के दौरान जीते गए तमाम बाकी इलाके भी महाराजा पुरु को सौंप देता है। वो कहता है, हिंदुस्तान में आप हमारे सबसे बड़े दोस्त होंगे और यूनान की तारीख में आज से आपका नाम होगा। प्रेम और दोस्ती के गाज अब महाराजा के नाम पर। वो जो अच्छे खासे पुरु थे एक झटके में पोरस कर दिए गए। दरबार महाराजा पोरस जिंदाबाद के गगन भेदी नारों से गूंज उठता है, जिसे सुनकर दरबार में मौजूद आमफिस आम्बी बुरी तरह जल भुन जाता है और फिर सिकंदर के कहने पर उसे भी मरे मन से मरी आवाज में अपनी नाक कटवानी पड़ती है। महाराजा पोरस जिंदाबाद। महाराजा पुरु पोरस की अपने राज्य में वापसी, चहु और महाराजा की जय जयकार, उत्सव का माहौल, सुखमणि गा रही है, आई आई सजनवा अजब रतिया, इस रतिया पर बलबल जाऊं, इस रतिया पर प्राण चढ़ाऊं, आई आई सजनवा अजब रतिया। लेकिन महाराजा पुरु अंधेरे कमरे में बैठे हैं। वो खुद को हारा हुआ मानते हैं। रुखसाना के मन में अपराध बोध है कि अगर उसने पुरु से वचन न लिया होता तो सिकंदर की मौत और पुरु की जीत निश्चित थी।
रुखसाना को लगता है कि अब अगर सिकंदर को आगे बढ़ने से रोका नहीं गया तो उसकी जिंदगी कहीं खतरे में न आ जाए, और इसीलिए वो पुरुष वेश में सिकंदर की छावनी में जाकर सैनिकों को घर लौटने के लिए उकसाती है। सिकंदर की सेना में विद्रोह, सैनिक घर लौटने पर आमादा हैं। सिकंदर का हुक्म मानने को वह अब तैयार नहीं है, लेकिन सिकंदर आगे बढ़ते रहना चाहता है। आम्बी उसका साथ देने का वादा करता है, लेकिन पुरु को अपने देश, अपने भारत के साथ गद्दारी करना स्वीकार्य नहीं है, और इसी वाद विवाद में आम्बी और पुरु के बीच तलवारें खिंच जाती हैं। उनकी शत्रुता को खत्म करने को बेचैन सिकंदर आम्बी से कहता है कि वो अपनी बहन प्रार्थना का हाथ महाराजा पोरस के बेटे समर के हाथों में देकर शत्रुता को रिश्तेदारी में बदल ले। आम्बी आम्फिस की मजाल जो वो सिकंदर महान की बात को ठुकराए, उसे फौरन ही महाराजा पोरस के गले लिपट जाना पड़ता है, भले ही मरे मन से। सैनिकों को मनाने की सिकंदर की आखिरी कोशिश भी नाकाम। हताश निराश सिकंदर अकेला पड़ चुका है। ऐसे में अब वो अपने देवता बाप जुपिटर से विश्व विजय के लिए आगे बढ़ने की इजाजत मांगता है। पुजारी आकाश में उड़ते पक्षी की चाल, उड़ान और प्रतिक्रिया को देखकर बताता है कि देवता भी सिकंदर से खुश नहीं है। ये सुनकर निराश सिकंदर देवता की मूर्ति के चरणों में गिर पड़ता है। तभी एक हाथ सिकंदर के कंधे पर आता है। वो हाथ उसकी रॉक्सेना का है। सिकंदर का चौंकना ठीक वैसे जैसे हम रॉक्सेना को भारत में प्रकट हुआ देख चौंके थे। सिकंदर रॉक्सेना को गले से लगा लेता है और तभी पुजारी का ऐलान, अलेक्जेंडर, तूने मुकद्दस बाप के रूबरू इस खातून को गले से लगाया है, इसलिए देवताओं के कानून के मुताबिक ये तेरी बीवी है, तू इसका शौहर है। अलेक्जेंडर जिंदाबाद के नारे, फिजाओं में गीत गूंज उठता है। जिंदगी है प्यार से, प्यार में बिताए जा, हुस्न के हुजूर में अपना सर झुकाए जा। सिकंदर की सेना यूनान वापस लौट रही है। बिगुल और नगाड़े बज रहे हैं। सैनिक खुश हैं, रुखसाना खुश है। समर और प्रार्थना आने वाले सोने के दिनों और चांदी की रातों के सपने देख देख के खुश हैं, और सिकंदर की खुशी का तो हिसाब ही नहीं। ऐसी जबरदस्त खुशी कि अपने सर के टोपे नुमा ताज को वो भारत में ही भूलकर चला जाता है। पिछले 2500 सालों से वो टोपा हमारे बैंड बाजे वालों के काम आ रहा है। सोहराब मोदी की साल 1941 में बनी फिल्म सिकंदर उनके बैनर मिनर्वा मूवीटोन की मशहूर हिस्टोरिकल ट्रायोलॉजी यानी ऐतिहासिक फिल्म त्रयी की दूसरी फिल्म थी। इस ट्रायोलॉजी की पहली फिल्म थी साल 1939 की पुकार, और तीसरी थी साल 1943 की पृथ्वी वल्लभ। फिल्म सिकंदर की कथा, संवाद और गीत पंडित सुदर्शन ने लिखे थे। ये वही गीतकार पंडित सुदर्शन थे जिनके द्वारा रचित बाबा भारती, उनके घोड़े सुल्तान और डाकू खड़क सिंह की कहानी हार की जीत को हिंदी साहित्य में मील का पत्थर माना जाता है। पंडित सुदर्शन के बारे में उनकी बेटी प्रभा कनागत जी से हुई बीते हुए दिन की बातचीत पर आधारित वीडियो का YouTube लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अब वो कौन थे? शाकिर यानी अरस्तु। शाकिर ने 1930 के दशक के मध्य में बतौर सपोर्टिंग एक्टर करियर शुरू किया। भारत में 12 साल के करियर में उन्होंने कुल 20 फिल्मों, 1935 की मॉडर्न गर्ल, 1939 की पुकार और सच है, 1940 की पूजा और सजनी, 1941 की दर्शन, सिकंदर और सुहाना गीत, 1942 की स्टेशन मास्टर, 1943 की आबरू, दावत और मोहब्बत की जीत, 1944 की गीत, 1945 की आधार और सन्यासी, 1946 की उमर खयाम, जगबीती और नेक परवीन, और 1947 की सम्राट अशोक और टूटे दिल में अभिनय किया। और फिर साल 1947 में बंटवारे के दौरान वो पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान में उन्होंने 6-7 फिल्में की। पाकिस्तानी सिनेमा के डेटाबेस pakmac.com के अनुसार 2 फरवरी 1953 को रावलपिंडी में हार्ट अटैक से उनका इंतकाल हो गया था। वनमाला यानी रुखसाना। वनमाला जी का रिश्ता ग्वालियर के राजघराने से था। उनके पिता उस दौर के मालवा प्रांत के कलेक्टर होने के साथ ही ग्वालियर रियासत की देखरेख के लिए बनाए गए ट्रस्ट के सदस्य भी थे। वनमाला जी की परवरिश ग्वालियर रियासत में पूरे राजसी तौर तरीकों से हुई। सिकंदर वनमाला जी की पहली हिंदी फिल्म थी। मुंबई की कंपनी अत्रे पिक्चर्स के तहत उनके द्वारा निर्मित फिल्मों में शामिल श्यामची आई ने साल 1953 में शुरू हुआ पहला राष्ट्रपति पुरस्कार जीता था।
लेकिन इस फिल्म के तुरंत बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा कहा और शेष जीवन सुशीलाबाई के नाम से एक सन्यासिन के रूप में मथुरा में बिताया था। उनके साथ हुई बीते हुए दिन की बातचीत पर आधारित वीडियो का यूट्यूब लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए। सादिक अली यानी समर। सादिक अली मिनरवा मूवी टोन की फिल्मों के स्थायी कलाकार थे जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे। उनकी पहली पाकिस्तानी फिल्म 1950 की जुदाई थी, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें खास कामयाबी नहीं मिली। 1960 के दशक में लकवाग्रस्त होने के बाद उन्होंने जिंदगी के आखिरी कई साल कराची की कैपिटल सिनेमा लेन में गुजारे। उनका इंतकाल 1977 में कराची में हुआ। ज़हूर राजा यानी अमर। ज़हूर राजा एबटाबाद के एक रईस खानदान से थे जो अब पाकिस्तान में है। ज़हूर राजा ने एडिटिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स किया और 1930 के दशक के उत्तरार्ध में बीए की पढ़ाई अधूरी छोड़कर मुंबई चले आए। उन्होंने रणजीत मूवी टोन की साल 1939 की पंजाबी फिल्म मिर्जा साहिबा से डेब्यू किया। AR कारदार की साल 1940 की फिल्म पूजा से हिंदी फिल्मों में कदम रखा और साल 1941 की सिकंदर ने उन्हें अच्छी खासी पहचान दी। बंटवारे के दौरान ज़हूर राजा पाकिस्तान चले गए थे, जहां वो बतौर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर लगातार व्यस्त रहने के बाद 1970 के दशक में इंग्लैंड जाकर बस गए थे। उनका इंतकाल साल 1992 में इंग्लैंड में हुआ। KN सिंह यानी राजा अम्बी। KN सिंह का पूरा नाम कृष्ण निरंजन सिंह था। वो देहरादून के रहने वाले थे और वकीलों के खानदान से थे। उन्होंने 1930 के दशक के मध्य में कोलकाता में बनने वाली हिंदी फिल्मों से करियर शुरू किया। 1930 के दशक के उत्तरार्ध में वो मुंबई चले आए थे और फिर फिल्म दर फिल्म लगातार अपने स्टारडम को मजबूत करते चले गए थे। 60 सालों के अपने करियर में KN सिंह ने 250 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनका निधन 31 दिसंबर 2000 को 92 साल की उम्र में मुंबई में हुआ। KN सिंह के बारे में उनके भतीजे से हुई बातचीत पर आधारित वीडियो का बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए। मीना शौरी यानी प्रार्थना। मीना शौरी ने अपना करियर फिल्म सिकंदर से शुरू किया था। उनका असली नाम खुर्शीद जहां था। फिल्म एक थी लड़की में मीना शौरी पर फिल्माया गया गीत लारे लप्पा लाई रखदा उस जमाने में बहुत हिट हुआ था और मीना शौरी को लारा लप्पा गर्ल कहा जाने लगा था। 50 के दशक में वो पाकिस्तान चली गई थी। उनका इंतकाल 9 फरवरी 1989 को लाहौर में हुआ। शीला यानी सुखमणि। शीला शोलापुर के एक रेलवे अधिकारी की बेटी थी जो सोहराब मोदी के परिचित थे। शीला का असली नाम रोशन आरा था। वो एक बेहतरीन गायिका थी और अपने गीत खुद ही गाती थी। फिल्म सिकंदर से पहले वो मिनरवा की तलाक, जेलर और पुकार में अभिनय कर चुकी थी। सिकंदर के 7 में से 5 गीत शीला ने ही गाए थे। उन्होंने 1940 के दशक के मशहूर अभिनेता रमा शुक्ल से शादी की थी। जिल्लोबाई यानी सरिता रानी। जिल्लोबाई साइलेंट के जमाने से फिल्मों में काम कर रही थी। उनका जन्म मुंबई में हुआ था और उनका असली नाम जुलेखा इब्राहिम था। वो 1930 और 40 के दशक की इतनी बड़ी स्टार फिल्मी माँ थी कि उनका नाम ही जिल्लो माँ पड़ गया था। महबूब खान की वो पसंदीदा अभिनेत्री थी। उनकी सबसे बड़ी पहचान मुगल आजम में मधुबाला की माँ के तौर पर है। ये थी बातें साल 1941 की सोहराब मोदी की मेगा हिट बिग बजट फिल्म सिकंदर की। मिलते हैं बहुत जल्द बीते दौर के हिंदी सिनेमा की किसी और क्लासिक को लेकर। देखते रहिए बीते हुए दिन। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हाइप भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।